दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं कोटा से आप सबका दोस्त सिराज अहमद। एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हूं। दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का जो हमारा वजह है, जो कारण है, वो ये है कि कोटा शहर में, ये कोटा की धरती की बड़ी खुशनसीबी है कि आज कोटा में एक गांधीवादी विचारक और मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पे अपनी पहचान बना चुके पूरे देश में महेंद्र हिमांशु कुमार जी ये हमारे बीच में मौजूद हैं। आज आए हुए थे कोटा, तो इनसे मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। इनसे थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। ये हिमांशु जी, आपकी पहचान एक गांधीवादी विचारक और एक मानववादी के तौर पे है। इसके अलावा आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी। मैंने मुख्यतः आदिवासियों के बीच काम किया है छत्तीसगढ़ के बस्तर में, और वहाँ जिस तरीके से बड़ी कंपनियों के लिए आदिवासियों के गांवों को जलाया गया, आदिवासियों की हत्याएं की गई, महिलाओं से सुरक्षा बलों द्वारा बलात्कार किए गए, उन सारे मामलों को मैंने उठाया। और वो लड़ाई हमारी अभी भी जारी है। अभी भी पूंजीपतियों के लिए जिस तरीके से आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है और उनको निर्दोष आदिवासियों को जेलों में डालना और उनकी हत्याएं करना चल रहा है, वो सारे मामले हम लोग संघर्ष करते हैं। जी, भारत में मानवाधिकार को लेके आप क्या सोचना है? भारत में मानवाधिकार जो हैं वो कितने सुरक्षित हैं, कितने उनका वायलेशन हो रहा है, तो इस बारे में आपकी राय? तो भारत जो है वो मानवाधिकारों के हनन के मामले में बहुत ही ख़राब हालत में है। और आपको मालूम होगा कि हर देश में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, और उस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम होता है कि वो नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ हर देश के मानवाधिकार आयोग को ग्रेडिंग देता है कि ये अपने देश के मानवाधिकारों की रक्षा कर पा रही है यहाँ का मानवाधिकार आयोग, या नहीं कर पा रहा। आपको ये जानकर बहुत धक्का लगेगा कि भारत का जो मानवाधिकार आयोग है उसका ग्रेड ए से गिरा करके उसको ग्रेड बी में डाल दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। और पिछले 3 सालों से भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये कोशिश कर रहा है कि उसका ए ग्रेड वापस मिल जाए, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। जबकि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान का जो मानवाधिकार आयोग है उसको ए ग्रेड मिला हुआ है। अच्छा। यानी पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति भारत से बेहतर है। तो हम तो पाकिस्तान से भी पीछे चले गए मानवाधिकारों के मामले में। आप देख लीजिए कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, और ज़्यादातर उसमें सत्ताधारी दल के लोग जुड़े हुए हैं, और उनको कैसे पुलिस बचाती है, कैसे अदालत बचाती है, कैसे सरकार बचाती है। यहाँ तक कि महिलाओं के मामले में है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं लगातार, और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आदिवासियों का तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से व्यापक पैमाने पर आदिवासियों को जेलों में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है उनको, और सरकार के द्वारा मारा जा रहा है। और सरकार जो है वो सबसे बड़ी मानवाधिकारों का वायलेटर है। और हमारे जो कोड, चाहे हमारे NHRC हैं, वो सरकार के साथ हैं इस दमन में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बहुत बुरी स्थिति है। डंका नहीं बज रहा है हमारी जो है बेइज्जती हो रही है सारी दुनिया में। तो हमें उस पर चिंतित होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमें हर एक का मानवाधिकार हनन स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ तक कि भारत के मुसलमानों की आप हालत देखिए कि बिना किसी कोर्ट के आदेश के उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, बिल्कुल गैर कानूनी हरकत की जा रही है। कोर्ट बार बार रोक रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकारें नहीं रुक रही हैं, और उसको बुलडोजर को ये लोग अपनी शान का प्रतीक बना रखा है इन लोगों ने। जो इनका ये एक फर्जी राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक पूरी राजनीति है, उसका प्रतीक इन्होंने बुलडोजर को बनाया हुआ है कि हम जो है मुसलमानों को डरा के रखेंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चला देंगे। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। दुनिया भर में हम लोगों की थू थू हो रही है कि
कि हम अपने मानवाधिकारों का रक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या खाली सत्ता परिवर्तन, या पहले से ही मतलब ये जो मानवाधिकारों की तो हालत शुरू से ही खराब है? नहीं, शुरू से इतनी खराब नहीं थी, अभी पिछले 10 सालों से ज़्यादा खराब हुई है। और इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से एनआईए का इस्तेमाल किया जा रहा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया जा रहा है। भीमा कोरेगांव नाम का मामला एक बनाया गया जिसमें 16 ऐसे लोगों को जेल में डाला गया, जिसमें हाई कोर्ट के वकील हैं, अखबारों के संपादक हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, प्रोफेसर हैं। और 6 साल बाद अब उनको जमानत 6 साल बाद दी गई और 6 सालों में चार्जशीट तक फाइल नहीं की गई है। एक की तो मौत जी, उसमें फादर स्टैन स्वामी की डेथ हो गई। और ये ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, भारत के बेस्ट ब्रेन्स हैं ये लोग, इनको जेलों में डाल दिया गया क्योंकि सरकार की आलोचना करते थे। तो हालत तो हमारी बहुत ही ख़राब है कि अगर आप सरकार तो पूंजीपतियों की जेब में है, और पूंजीपतियों के कहने से वो किसानों का, आदिवासियों का, मजदूरों का दमन कर रही है। और अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसको जेल में डाल दो। तो मतलब हम तो एक तरीके से बिल्कुल ही भयानक हालत में है इस वक्त। भारत जिसकी कभी इज्जत हुआ करती थी, बिल्कुल मटिया मेट हो गई है इस समय। इन सब से निकलने का कोई रास्ता? रास्ता यही है कि हम लोग जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाएं, उनको जागरूक करें, उनको संगठित करें, अपनी ताकत बढ़ाएं और राजनीति के ऊपर दबाव डालें कि राजनीति जो है वो हिंसा और नफरत की राजनीति न चले इस देश में, बल्कि विकास की और मेलजोल की और प्रेम की राजनीति विकसित हो। ये हम सबका काम है। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि हालत ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ती जाएगी। दोस्तों, मैं एक जानकारी और इनके बारे में दे दूं कि इन्होंने दिल्ली से बम्बई तक जो है साइकिल से यात्रा की थी, अकेले अपने दम पे। वो उसका किस तरह का अनुभव रहा आपका, उसके बारे में भी सर बताएं आप। जी, वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैंने पूरे रास्ते ये देखा, दिल्ली से लगा करके बॉम्बे तक कि सारे रास्ते ज़मीनों को हड़पा जा रहा है सरकार के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, किसानों की, आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है। मज़दूरों के अधिकार ख़त्म कर दिए गए हैं। पहले 8 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट होती थी, अब 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, कोई ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। पहले हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देना अनिवार्य था, अब 7 दिन काम लिया जा रहा है। कोई छुट्टी ले ले तो उसका पैसा काट लिया जाता है। कोई परमानेंट जॉब नहीं है, कोई पीएफ नहीं है। तो मज़दूरों की हालत बहुत ख़राब है। आदिवासियों की ज़मीनों को बहाने से छीना जा रहा है, कहीं हाईवे के नाम पर, कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर, कहीं किसी दूसरे इकोलॉजिकल पार्क के नाम पर। तो ज़मीनों की भयानक लूट चल रही है। तो वो पूरी यात्रा में मैं ऐसे लोगों से मिला और विरोध प्रदर्शन वो भी चल रहे हैं, रेजिस्टेंस भी चल रहे हैं, प्रतिरोध भी चल रहे हैं। और अभी 30 जनवरी से मैं फिर से एक साइकिल यात्रा शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। जी, इस बार हम करेंगे गांधी से बुद्ध तक। गांधी समाधि से शुरू करेंगे और कबीर साहब की समाधि पर जाएंगे, संत रैदास की समाधि पर जाएंगे, फिर गौतम बुद्ध की समाधि कुशीनगर जाकर उसका समापन करेंगे। ये 1.5 महीने की यात्रा होगी, 30 जनवरी से राजघाट दिल्ली से शुरू होगी। और इस बार हमने उसका जो टाइटल रखा है वो सद्भावना यात्रा है। अच्छा। तो आप गांधीवादी विचारधारा के लिए भी जाने जाते हैं। गांधी जी को क्यों भुला दिया गया इस देश में, जबकि दुनिया उनको मानती है? गांधी जी को भुलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपने स्वार्थ पूरे करने हैं। गांधी तो सबको का ध्यान, वो तो कहते थे कि सबसे अंतिम व्यक्ति समाज का है, उसके आंसू अगर नहीं पोंछे गए तो आज़ादी अधूरी है। हम आज़ाद इसलिए हो रहे हैं ताकि इस देश के सबसे अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछ सकें। तो हमें काम करना है अडानी का काम करना है, तो फिर गांधी को तो भूलना पड़ेगा। अगर गांधी याद रहा तो आपको गरीब आदमी का काम करना पड़ेगा, तो वो तो करना नहीं चाहती हमारी राजनीति। इसलिए गांधी का नाम भले ही लेते हैं लेकिन वो काम सारे अडानी के करते हैं। और हम लोग गांधी जी को भी मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं। इस देश में सावित्रीबाई फुले, बहुत सारे लोगों ने काम किया है। हम उन सबके विचारों से प्रेरणा लेते हैं, उनके कामों से प्रेरणा लेते हैं
और अपनी जितनी भी ताकत है और जो सही है, जो सही रास्ता है, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, और यही हम सबको करना चाहिए। जी, जैसा कि आपने बताया अभी, ये बार बार सरकार तो वो ही आ रहे हैं ना, सरकार में तो जैसे विरोध है, आपने कहा साइकिल यात्रा के दौरान जमीनें छीनी जा रही हैं, लोग परेशान भी हैं, महंगाई, बेरोजगारी वगैरह सबसे बात तो करते हैं, लेकिन वो सत्ता में तो बार बार वही ताकतें आ रही हैं जो इन चीज़ों का वायलेशन कर रही हैं, या जिन्होंने गांधी वर्सेस गोडसे को भी किया हुआ है, या सावरकर को। गांधी इस देश की आत्मा है, लेकिन आप मानते हैं कि क्या इस देश की आत्मा मर चुकी है? नहीं, आत्मा नहीं मरी है। ये देश की आत्मा थोड़ा लोग थोड़ा सा बहक गए हैं, थोड़ा सा सो भी गए हैं। उनको जगाने की ज़रूरत है और उनको सही रास्ते पे लाने की ज़रूरत है। जो धर्म के आधार पर लोगों के बीच में नफरत फैलाई गई है, उसके बारे में समझाने की ज़रूरत है कि आपका धर्म खतरे में नहीं है, आपका रोजगार खतरे में है, आपकी ज़मीन खतरे में है, आपका बैंक में रखा हुआ पैसा खतरे में है, आपकी सुरक्षा खतरे में है, आपके बच्चों को आतंकवादी बनाने की पूरी योजना चल रही है, उसके प्रति सावधान होइए। आपका धर्म खतरे में नहीं है, धर्म की रक्षा नहीं की जाती। आतंकवादी किस तरह से? देखिए, मैंने आतंकवादी कहा? आपके बच्चों को आतंकवादी? हाँ, मतलब आप जो है, अगर ये बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि रामनवमी पे जा करके डीजे बजा करके दूसरे धर्म के लोगों को गालियां बको उसमें डीजे में, तो आपका बच्चा क्या बनेगा? आतंकवादी बनेगा ना। आप जा करके दूसरे धर्म के लोगों को, कोई जा रहा है दूसरे धर्म का आदमी, उसको सड़क पे लिंच कर दो, उसको मार दो, उनको गालियां बको, उनकी मस्जिदों पे जा करके आप भगवा झंडे लगाओ, तो ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? तो आप हमारे नौजवानों को अगर ये राजनीति आतंकवादी बना रही है, तो हमारे बच्चे आतंकवादी बनेंगे ना। हमें अपने बच्चों को बचाना है। आज ये हिंदू और मुस्लिम अगर प्रेम विवाह करने तो उनकी हत्या हो जाती है, तो क्या हम ये चाहते हैं कि प्रेम करने के कारण हमारे बच्चों की हत्या की जाए? प्रेम ना कर सकें इस देश में लोग? ऐसा समाज हमें नहीं बनने देना। उनको हथियार बंद किया जा रहा है, इस बार हथियार बंद किया जा रहा है, वो तो उनकी योजना है पूरी, कि पूरा हथियार बंद किया जाए और मिलिटराइजेशन किया जाए। अच्छा, एक मॉडल और जो आरएसएस का जो है वो ये है कि जैसे अभी आपने आदिवासियों का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि आदिवासियों को, उन्हीं के जो आदिवासी भाई बंधे हैं, उनको कुछ को अपनी तरफ मिला के उनको हथियार बंद करके और नक्सली के नाम पे उनको मरवाया गया। तो अब ये पूरा मॉडल क्या पूरे देश में लाना चाहते हैं? हाँ, ये जगह जगह कोशिश करते हैं। ये गोरक्षक के नाम पर कुछ गुंडा एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उनके द्वारा अल्पसंख्यकों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को और अपने विरोधियों को डराना, धमकाना, अपनी स्थिति मजबूत करना, सामने वाले को के काम बिगाड़ना, ये सारा किया जा रहा है। और ख़ासतौर से राजस्थान और हरियाणा में ये प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। गोरक्षकों के नाम पर थाने के साथ उनको जोड़ दिया गया और उनको पूरा एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दिए गए कि वो किसी को भी गोरक्षा के नाम पे पकड़ दें, पीट दें, मार दें। आपने देखा किस तरीके से जी उनको लोगों को मारा गया, जिंदा जला दिया गया, हत्या कर दी गई और कुछ नहीं हुआ उनका। तो ये वही कोशिश कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में इन्होंने की कि गुंडों को हथियार दे दो और फिर वो हमारे लिए काम करेंगे। जी जी। एक आखिरी सवाल और, कई साल पहले एक रिपोर्ट आई थी पुलिस को लेकर, हमारी जो पुलिस है वो उसमें 49% कम्युनलाइजेशन हो चुका है, यानी 49% से ज़्यादा। उनके फिर घर वालों को मिला लो आप तो फिर वो कितना परसेंट हो जाएगा। मेरा ये सवाल ये था कि अब तो और भी ज़्यादा पुलिस हमारी कम्युनल हो चुकी होगी। 49% तो काफ़ी अरसे पहले था, काफ़ी साल बीत चुके इसको। तो ऐसे में फिर जो भी दलित है, पिछड़ा है, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके लिए रास्ता क्या बचता है? वो क्या करें? देखिए, हमारे सामने तो अभी एक ही रास्ता है जो खुला हुआ है, वो ये है कि हम राजनीतिक परिवर्तन के लिए काम करें। और हमारा ये मानना है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक परिवर्तन तभी होगा जब हम सही सोच वाले नागरिकों की संख्या बढ़ाएंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे राजनीति में लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीकों से। तो हमें अपने घरों से निकलना पड़ेगा। ये मैं वामपंथियों से भी कहना चाहता हूँ, गांधीवादियों से भी कहना चाहता हूँ, सभी
जो संवैधानिक लोकतांत्रिक लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ, घरों में मत बैठो, क्योंकि आप जब सो रहे होते हैं उस समय आरएसएस की शाखा लग चुकी होती है। वो 36,000 सरस्वती शिशु मंदिर चला रहे हैं, जिसमें इसके अलावा वो विवेकानंद फाउंडेशन है, सैनिक स्कूल हैं, लड़कियों के हॉस्टल्स नॉर्थ ईस्ट से ला करके लड़कियों को अलग अलग राज्यों में रखा जा रहा है, और वो सबके दिमागों में जहर भर रहे हैं सांप्रदायिकता का, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। तो हमें भी घर से निकलना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार साइकिल लेके जनता के बीच निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो है घर में नहीं बैठना है। और गांधी का नाम ही सक्रियता है। गांधी कभी निष्क्रिय नहीं रहे, सक्रिय रहे हमेशा, आखिरी दम तक। चलते चलते मरे हैं वो, बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं मरे। तो हमको भी बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं मरना चाहिए, हमको चलते चलते मरना चाहिए। आजकल अम्बेडकरवाद का भी काफ़ी उभार देखने को मिल रहा है। आपको लगता है कि गांधीवादी और अम्बेडकरवादी एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? बिल्कुल आना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अम्बेडकर साहब के नाम पर भी समाज में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, फाड़ करना चाहते हैं, सामाजिक आंदोलन फाड़ करना चाहते हैं, और फिर लास्ट में जाके वो बीजेपी में मिल जाते हैं। तो हाँ, तो उनका पता है कि ये पहले से ही इसलिए आए थे ताकि सामाजिक आंदोलनों को कमज़ोर किया जा सके और भाजपा को, आरएसएस को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो उनसे हमें सावधान रहना है। जो असलियत में देश का, समाज का, दलितों का, सबका सोचता है, वो कभी आपस में लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि हम गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, सावित्रीबाई फुले सबके बाद की पीढ़ी है। तो हम इन सबके विचारों से प्रेरणा लेकर हमको अपना काम, आज की भूमिका तय करनी है कि आज हमें क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिमांशु कुमार जी, जो अभी एक और साइकिल यात्रा निकालने वाले हैं। मैं शुरू में बताना भूल गया इंट्रो में आपको कि ये आज यहाँ कोटा में इसलिए आए थे कि आज कोटा में एक प्रोग्राम रखा गया है, गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता आज के दौर में, वर्तमान में गांधीवादी विचारधारा, उसको लेके। तो उसमें ये मुख्य अतिथि हैं। हम इनको एक बार कोटा की धरती पे स्वागत करते हुए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।